आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम सब अपने परम 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 आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर हरीश नवल जी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उनके लिखे व्यंग, उनके कहे व्यंग को पढ़कर उन्हें ही हम सुना रहे हैं, उनसे आशीष पाने के लिए और उनको हमारी तरफ से एक छोटी-सी भेंट है कि हम उनके व्यंग को पढ़ रहे हैं और पाठकों तक पहुँचा रहे हैं। आज मैं उनके व्यंग को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और उनके जो लिखे व्यंग हैं, एक-एक शब्द मानो अमृत के समान है, एक-एक शब्द कटाक्ष है हमारी समाज के ऊपर, हमारे जो आजकल के चलन हो रहे हैं, आजकल का जो व्यवहार है बच्चों का माता-पिता के प्रति या समसामयिक परिवेश में किस तरह की घटनाएँ घटित होती हैं। आइए आनंद लेते हैं डॉक्टर हरीश नवल जी के व्यंग का। मेरा हाफ लाइनर जो हमेशा सर लिखते हैं और सर को बहुत प्रिय भी है, आपकी नज़र निर्णय डॉक्टर हरीश नवल। सुनिएगा। मेरे मकान का नक्शा बन गया था। मैंने ऋण के लिए बैंक में आवेदन याचिका दायर की थी। वह भी मंजूर हो गया था। मन में बड़ी उमंग थी कि अपना खुद का मकान बन जाएगा। 100 गज का ही सही पर अपना तो होगा। लैंडलॉर्ड हो जाऊंगा। पिछले 13 वर्ष से किराए पर रह रहा था। 4 मकान बदल चुके थे और हर बार कुछ न कुछ सामान टूट जाता था। यही लगता था कि किसी तरह अपना मकान बने। अब ईश्वर ने यह इच्छा पूरी करने का रास्ता बना दिया। एक दिन मेरे जानकार ज्ञानचंद जी मिल गए। हम दोनों सुपर बाजार में घरेलू सामान खरीद रहे थे। सामान लेने के बाद हम दोनों पास के कॉफी हाउस में जम गए। इधर-उधर की बातें चलने लगी। बातों-बातों में मैंने अपने मकान निर्माण की बात और यह कथा उन्हें कह सुनाई। यह भी बता दिया कि नक्शा बन गया है। उसके पास होते ही मैं निर्माण कार्य शुरू करवा दूंगा। वह बोले, राजेश जी, नक्शा कैसे बना है? जरा बताइए तो। मैं खुश हो गया और वेटर से एक खाली कागज मंगवाया और उस पर मैंने अपने पेन से मकान का नक्शा उतारा और उसका माप इत्यादि भी लिख दिया। मैं सोच रहा था कि वह नक्शा देखकर वो बहुत खुश होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। मैंने पूछा, ज्ञान भाई, क्या बात है? मैंने पूछा, ज्ञान भाई क्या बात है? लगता है नक्शा पसंद नहीं आया। उन्होंने उत्तर दिया, राजेश, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ अच्छा है। ड्राइंग रूम खुला है, बड़ा है। दोनों बेडरूम छोटे हैं पर ठीक हैं। रसोई बहुत अच्छी बनी है। रोशनी और हवा का अच्छा प्रबंध है। टॉयलेट बाथरूम भी अच्छे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी है। एक बहुत बड़ी कमी है कि इसमें आगे बरामदा नहीं है। कि इसमें आगे बरामदा नहीं है। एंट्री ही ड्राइंग रूम से होती है। वहां एक बरामदा भी होना चाहिए था। मैंने बताया, ज्ञान भाई, सिर्फ 100 गज का ही तो प्लॉट है। अगर आगे बरामदा बनाते तो ड्राइंग रूम छोटा हो जाता। तुम जानो, मकान मालिक की हैसियत ड्राइंग रूम से ही तो पता चलती है। उसमें सोफे, बुक शेल्फ, सजावट का सामान रखने की, टीवी रखने की जगह भी बनानी होती है। इसलिए बरामदे का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए बरामदे का तो कोई सवाल ही नहीं है। ज्ञानचंद जी ने मूंछों में रहस्यमयी मुस्कान भरते हुए कहा, तुम्हें बरामदे का महत्व मालूम नहीं है। तुम्हें बरामदे का महत्व मालूम नहीं है। आजकल तो बरामदा होना बहुत जरूरी है। बाकी कमरे भले ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन बरामदा होना बहुत जरूरी। तुम्हारे 2 बेडरूम है।
एक तुम्हारा, तुम्हारी पत्नी का, दूसरा तुम्हारे दोनों बेटों का। अब बताओ, अपने पिताजी को कहाँ रखोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बताओ, अपने पिताजी को कहाँ रखोगे? हम दोनों अपने-अपने घर लौट आए। घर आकर मैंने ज्ञान जी की बात पर गहरा विचार किया और नक्शा दोबारा बनाने का सही निर्णय लिया। डॉक्टर हरीश नवल के जो व्यंग हैं, बहुत कटाक्ष करते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमारे ही घर में हमारे बुजुर्गों की क्या स्थिति है, और इस कटाक्ष को लिखने के लिए उनकी लेखनी को सलाम है। दूसरा व्यंग उनका है साहित्यकार के 10 दुःख। चूँकि डॉक्टर हरीश नवल खुद एक बहुत बेहतरीन साहित्यकार हैं और उन्होंने साहित्यकार के 10 दुखों का वर्णन किया है अपने इस व्यंग में। आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं। यूं तो सभी के जीवन में सुख दुख, आशा और निराशा, अंधेरा और उजाला, खुशी और गम आदि होते हैं। किसी को गम और किसी को ज्यादा दुख, निराशा, अंधेरा, गम, और किसी को कम या ज्यादा सुख, आशा, उजाला और खुशी मिलती है। लेकिन साहित्यकार की गठरी में संभवतः दुख अत्यधिक भरे होते हैं, जिनमें से मुख्य 10 दुखों की चर्चा यहाँ की जा रही है। अब साहित्यकार के 10 दुख क्या है, वो डॉक्टर हरीश नवल जी के व्यंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा। पहला दुख, पहला नंबर क्या है? जोड़ तोड़ लगाने के बावजूद सम्मान न मिलना, साहित्यकार का पहला दुख। दूसरा दुख, समिति को बड़ी बड़ी अप्रोच लगाने पर भी पुरस्कार न मिलना। तीसरा दुख, अपनी दृष्टि में उत्कृष्टतम लिखने के बाद भी पाठ्यक्रम में रचना का न लगना। चौथा दुख, लाख कोशिश करने पर भी अपने साहित्य या व्यक्तित्व पर रिसर्च का न हो पाना। पांचवा दुख, वर्षों से पासपोर्ट होने पर भी विदेश जाने का चांस न लगना। छठा दुख, 75 वर्ष का होने पर भी अमृत जयंती का न मनाया जाना, जैसे न षष्ठी पूर्ति हुई, न 50वीं जयंती का किसी भी संस्था या संस्थान द्वारा मनाया जाना। सातवां दुख, जूते घिस जाने के बावजूद अकादमी की सदस्यता का न मिलना। आठवां दुख, सैकड़ों लीटर पेट्रोल फूकने पर बीसीओ वीआईपी से रिश्ता जोड़ने पर भी पद्म पुरस्कार का न प्राप्त होना। नौवां दुख, जीते जी जान लड़ाने पर भी अपने नाम से कोई पुरस्कार की स्थापना न होना। और 10वां दुख क्या है? विभिन्न मंत्रालयों में जुगाड़ लगाने और दर्जनों आश्वासनों के उपरांत भी किसी चेयर का न मिल पाना। ये 10 दुख उन्होंने लिखे हैं और अंत में उन्होंने क्या लिखा है कि हाँ, जीते जी वह यह भी चाहता है कि मरने पर उसकी अंत्येष्टि राजकीय हो, उसकी डाक टिकट निकले और उसकी जन्म शताब्दी का समारोह हो। तो ये है हमारे डॉक्टर हरीश नवल, जिन्होंने व्यंग में एक इतिहास रचा है। और मुझे लगता है मैं इस मंच के माध्यम से उनसे जुड़ी हूँ और मुझे लगता है कि उनके जैसा व्यंग शायद ही कोई लिखता हो। और मैं बहुत गदगद हूँ कि उनका स्नेह और उनका आशीष हम सभी को मिलता रहा है और मुझे भी मिलता है, और ईश्वर से प्रार्थना है हमेशा मिलता रहे। सर के बारे में मैं क्या कहूँ? शायद मेरे पास शब्द नहीं है। सर की सरलता और उनकी जो आत्मीयता, आत्मा के जो, मैं कह सकती हूँ कि उनकी आत्मा बिल्कुल सफेद है, स्वच्छ है, निर्मल है। जितनी बार उनसे बात होती है, जितनी बार हम उनसे मिलते हैं, उतनी बार उनके बारे में कुछ और नया जानने का अवसर मिलता है। सर वाक़ई बहुत अच्छे हैं और हम सब
सौभाग्यशाली हैं कि सर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं कि सर का सानिध्य हमेशा प्राप्त हो। सर स्वस्थ रहें, उन्हें दीर्घायु दें ईश्वर और उनकी लेखनी इसी तरह चमकती रहे। और इस मंच के माध्यम से मैं ये बात दिल से कहना चाहती हूँ कि सर वाक़ई पद्मश्री सम्मान के योग्य हैं और एक ना एक दिन उन्हें ये सम्मान ज़रूर प्राप्त होगा। हम सबकी दुआएँ हैं। सर की लेखनी में वो ताकत है कि लोगों को बिल्कुल झकझोर देती है, लोगों की आत्मा बिल्कुल सोए नींद से जाग जाती है कि आप देखो, उठो, जगो और देखो कि दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या आपके सामने गलत हो रहा है, उसको कैसे सुधारना है। ये सिर्फ़ सर की लेखनी बताती है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरे साथ मेरे पतिदेव भी कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि सर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हमें उनका स्नेह मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और सर को उनके 75वें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और सर इसी तरह लिखते रहें और अपना आशीष हम सभी पर लुटाते रहें और शीघ्र भारत आएँ, ऐसी कामना करती हूँ और सर के व्यंग को पढ़ने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं ईश्वर को और हमारे समृद्ध पटल को, नरेश चंद्र जोशी जी को हृदय से आभार देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना उनके व्यंग को पढ़ने के लिए और मुझे कृतार्थ किया। सर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, शीघ्र आइए और इसी तरह हमें अपना आशीष देते रहिए। नमस्कार।